राज्य में निकाय चुनाव का बजा बिगुल। 23 फरवरी को बैलेट पेपर से मतदान, 27 को मतगणना, 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन। निर्वाचन आयुक्त का निष्पक्ष चुनाव पर जोर। लोक भवन में बीटिंग रिट्रीट और एट होम कार्यक्रम। सामूहिक बैंड डिस्प्ले ने बांधा समा। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य और विशिष्ट हस्तियां रही मौजूद। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और झामुमो पर फिर साधा निशाना। जामताड़ा में भी जी राम जी की बताई खूबियां। और रांची में राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता का आगाज। विभिन्न राज्यों और इकाइयों के प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। जमशेदपुर में क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का समापन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आज ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बाद में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने इस व्यापार समझौते को साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट बताया। यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं। दोनों के बीच फिलहाल 180 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित सबसे बड़ा ट्रेड डील करार दिया, साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट बताया। अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र के सुचारू संचालन को लेकर आज सर्वदलीय बैठक भी हुई। संसद का बजट सत्र कल 28 जनवरी से शुरू होगा और केंद्रीय बजट 1 फरवरी यानी रविवार के दिन पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र की शुरुआत दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। 2 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र का पहला चरण कल से 13 फरवरी तक होगा। वहीं दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में कुल 30 बैठकें होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव कार्यक्रमों की आज घोषणा कर दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने बताया कि निकाय चुनाव का मतदान एक ही चरण में 23 फरवरी को होगा, जबकि वोटों की गिनती 27 फरवरी को होगी। झारखंड की 48 नगर पालिकाओं में सत्ता की जंग अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने बताया कि 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के लिए चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत कल यानी 28 जनवरी से हो जाएगी। चुनाव मतपत्र के द्वारा कराया जाएगा और नोटा का प्रावधान नहीं होगा। गणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का प्रावधान किया जा चुका है। उसकी स्थापना का कार्य
किया जा चुका है। इसके संबंध में डिटेल निर्देश आयोग द्वारा दिए जा चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराए जाएंगे। अधिसूचना के साथ ही प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो जाएंगे। 23 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी। सभी सीनियर एसपी इसमें सम्मिलित हुए थे डायरेक्टली और वीसी के माध्यम से, और पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध कराने की व्यवस्था गृह विभाग द्वारा तथा पुलिस महानिदेशक अभियान द्वारा की जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक इच्छुक उम्मीदवार 29 जनवरी से 4 फरवरी तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापसी के लिए 6 फरवरी तक का समय दिया गया है। 7 फरवरी को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा। और प्रशासन की मुस्तैदी और जनता की जागरूकता के बीच अब सबकी निगाहें 27 फरवरी पर टिकी हैं, जब यह तय होगा कि झारखंड के शहरों का नया सरताज कौन बनेगा। निश्चित रूप से नगर निकाय चुनाव सीधे तौर पर जनता की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े होते हैं। उम्मीद है कि इस बार रिकॉर्ड मतदान के साथ झारखंड अपने शहरों के लिए बेहतर भविष्य चुनेगा। डीडी न्यूज के लिए सहयोगी विकास के साथ सूरज की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस समारोहों का आज राज्य में औपचारिक समापन हुआ। इस उपलक्ष्य में लोक भवन में बीटिंग रिट्रीट और एट होम कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित विशिष्ट अतिथि और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजपूताना राइफल्स और गोरखा राइफल समेत विभिन्न सैन्य टुकड़ियों ने सामूहिक बैंड डिस्प्ले से लोक भवन में अद्भुत समा बांधा। हजारीबाग के रहने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नौशाद अली को विशिष्ट सेवा और बेहतरीन कार्य के लिए झारखंड राज्यपाल पदक से सम्मानित किया गया है। बोकारो जिला पुलिस बल में पदस्थापित नौशाद अली ड्यूटी से समय निकालकर लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। झारखंड सरकार ने प्रदेश में उत्कृष्ट और निष्ठावान सेवा देने वाले पुलिसकर्मी, हजारीबाग निवासी और वर्तमान में बोकारो जिला पुलिस बल में पदस्थापित असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नौशाद अली को राज्यपाल पदक प्रदान किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान उन्हें यह सम्मान सौंपा। राज्यपाल पदक से नवाजा गया है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ये आपको 20 साल सर्विस पूरा होना चाहिए। 20 साल सर्विस के दौरान किसी तरह का कोई सजा नहीं होना चाहिए, कोई अनुशासनहीनता नहीं होना चाहिए, सर्विस पीरियड अच्छा होना चाहिए। इसके बाद इसका सिलेक्शन होता है, उसमें उनको मिला। सम्मान मिलने के बाद जब नौशाद अली हजारीबाग पहुंचे तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और गर्व साफ झलक रहा था। नौशाद अली अपने खाली समय में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को यातायात नियमों, साइबर अपराध से बचाव, युवाओं को सही राह चुनने और सकारात्मक सोच के संदेश देते हैं। सोशल मीडिया तो आजकल का जो है बस एंटरटेनमेंट के लिए और ड्यूटी पीरियड के बाद अपना एक लोगों को हंसाना या कुछ वैसा अपना कुछ सोशल मीडिया में डालना, इसके लिए है। तो लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो वो भी बनाना पड़ता है। राज्यपाल पदक जैसे सम्मान न सिर्फ नौशाद अली के लिए गर्व का विषय है,
बल्कि समाज और पुलिस बल के लिए भी प्रेरणा है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। केंद्र सरकार का सशक्त ग्रामीण भारत और श्रमिकों के कल्याण पर खास जोर है। विकसित भारत जी राम जी योजना इसी लक्ष्य के साथ लाई गई है। जामताड़ा के श्यामपुर में भाजपा द्वारा जी राम जी योजना को लेकर जन जागरण अभियान चलाया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने योजना की खूबियां बताईं। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और झामुमो जैसी पार्टियां लूट में छूट पर रोक से बौखला गई हैं। जन जागरण अभियान को कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। तो कहते थे कि वे राम राज लाएंगे, और मैं आज आपको कह रहा हूं कि राम राज का मतलब क्या है, जो विकास हो। लेकिन ये लोग तो सिर्फ लूट मचाए हुए थे, पहले भी लूट मचाए हुए थे। जब जब कांग्रेस की या जेएमएम की सरकार बनती है, चाहे प्रदेश में सरकार हो चाहे देश में सरकार हो, गांव के लोग चिंता नहीं करते, गरीबों की चिंता नहीं करते, दलितों की चिंता नहीं करते, आदिवासियों की चिंता करते, गांव घर में जो हमारे पिछड़े गरीब लोग रहते हैं उसकी कभी चिंता नहीं करते। और जहां राम जी आएंगे वहां कुछ तो बेहतर होगा। तो 100 दिन का जो काम था अब वो 125 दिन हो गया, और 125 दिन के साथ अगर काम नहीं मिलेगा तो उसमें भत्ता का भी मामला है। तो लेकिन आप देखिए कि राम जी का नाम आया और कांग्रेस जेएमएम को परेशानी हो गई, 100 से 125 दिन कर दिया। खुश होना चाहिए कि काम बढ़ गया है, लेकिन फिर भी विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी जी राम का नाम नहीं ले पा रहे हैं। जो उसमें सुराग था, जो कांग्रेस बनाई थी, उसमें एक सुराग था विधायक और मंत्री को लूटने का, बिचौलिया को लूटने का। तो हमारे मोदी सरकार जी में जो प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देखा कि नहीं, ये सारा विकास जो ये पैसा मिलना जाना चाहिए सिर्फ गांव में, और भी डिजिटल के माध्यम से जाना चाहिए। तो लूट खसोट बंद होना चाहिए। कांग्रेस के द्वारा जो लूट खसोट की योजना का सुराग छोड़ा गया था, उसको बंद किया गया। राज्य में सुरक्षा बलों के प्रहार की वजह से नक्सलवाद की विचारधारा अब अस्त होने की कगार पर है। सारंडा में मिली कामयाबी के बाद सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। झारखंड में जो नक्सल विचारधारा है वो कहीं ना कहीं अस्त होती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो नक्सलवाद का सूर्य है वो अस्त हो रहा है। सिकुड़ता हुआ प्रभाव हम देख पाते हैं, खास तौर पर नए साल में काल बनकर नक्सलियों पर जवान टूटे, जिसमें हम चाईबासा के सारंडा इलाके की बात अगर करते हैं तो 1.5 दर्जन से अधिक नक्सली ढेर हुए, और देश को मार्च तक नक्सल मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है उसमें लगातार अब प्रगति हो रही है। झारखंड में भी कई ऐसे इनामी नक्सली हैं जो सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में शामिल हैं, यानी कि नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए झारखंड के कई ऐसे इनामी नक्सली रहे जो सुरक्षा बलों के टारगेट पर रहे। और पिछले वर्ष सैकड़ों नक्सलियों ने, अगर 2025 की बात की जाए, तो सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। राज्य में नक्सल प्रभावित जिलों की जो संख्या है उसमें लगातार हमने देखा कि वो घट रही है, और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की बहार है। और खास तौर पर जो बूढ़ा पहाड़, जिसे नक्सल का गढ़ माना जाता था, वो ध्वस्त होता हुआ नजर आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य मंत्री संजय सेठ नई दिल्ली में डीआरडीओ के अतिथि मिलन सह अलंकरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के पथ को सुगम बनाने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में शोध और अनुसंधान के महत्व को रेखांकित किया। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि आपने मेरे सुझावों पर काम करते हुए इस दिशा में सकारात्मक प्रयास भी आपने किए हैं और अपने लक्ष्यों को आपने प्राप्त किया है। मैंने बस फोकस तरीके से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी में काम करके रिजल्ट प्रोड्यूस करने की बात की थी, और आपने उसे चरितार्थ भी कर दिखाया है। इसलिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, लेकिन मैं यह भी आपसे कहना चाहूंगा, आपने जिस तेजी से, जिस क्वालिटी के साथ इन टारगेट्स को अचीव किया है,
वह इतिहास का हिस्सा बनकर न रह जाए, यह भी सावधानी बरतनी होगी। वह सिर्फ वन टाइम अचीवमेंट बनकर न रह जाए। आपको अब इस स्पीड को अपना स्वभाव बना लेना होगा। इस स्पीड को आपको अपना स्वभाव बना लेना होगा। जिस सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट की बात मैंने की, उसे अब डीआरडीओ के वर्क कल्चर में पूरी तरह से इनकलकेट करना होगा। हजारीबाग में उत्पाद विभाग को अवैध स्प्रीट तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने डेमोटाड़ के पास एक मालवाहक वाहन से 640 लीटर अवैध स्प्रीट बरामद किया है। इस मामले में 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है और वाहन को जब्त कर लिया गया है। और जिसमें एक नीचे में एक डाला के नीचे एक गुप्त जगह बनाया हुआ था, जिसमें जर्किन में स्प्रिट हम लोगों को 640 लीटर बरामद हुआ। हमारी सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई और उस गाड़ी में से हम लोगों को 2 व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। एक मुकेश प्रजापति जो वाहन चालक था और दूसरा देवेंद्र कुमार दांगी। हम दोनों को हम लोगों ने उत्पाद अधिनियम की धारा के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 वाहनों की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद सड़क पर जाम की स्थिति रही। स्थानीय लोगों ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। एक बड़ा दुर्घटना हो गया है और एक टेम्पू में जो डीजे का सामान लेकर के 3 आदमी उसमें मौजूद थे और वहां से जा रहे थे। एक ट्रक है जो 1680 नंबर का ट्रक है, ये आकर के उसको कुचलते हुए काफी दूर से रगड़ते हुए टेम्पू को लेकर के आया। उनका जो टेम्पू में सामान था वो काफी क्षतिग्रस्त हो गया है और 3 आदमी उसमें मौजूद थे, तीनों को गंभीर चोट आया है। रांची में आज से राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। स्थानीय मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जो 31 जनवरी तक निर्धारित है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों और इकाइयों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज खेले गए मुकाबलों में मध्य प्रदेश ने सीबीएसई को मात दी, वहीं मिजोरम ने जम्मू कश्मीर को हराया। दोनों ही मैच एक तरफा रहा। पूर्वी सिंहभूम के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 4 दिवसीय क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। इस चैंपियनशिप में भारत के साथ साथ नेपाल, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित कुल 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पूर्वी जोन सहित पूरे भारत में क्लाइंबिंग खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस 4 दिवसीय क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन पूरे धूमधाम से किया गया। प्रतियोगिता में 7 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के हेड हेमंत गुप्ता ने आयोजन से जुड़ी विशेष जानकारी दी। क्लाइंबिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग जो ओलंपिक स्पोर्ट भी है अभी और काफ़ी ग्रो कर रहा है वर्ल्ड में और इंडिया में, तो टाटा स्टील का एक प्रयास है कि क्लाइंबिंग को हम कैसे खास करके ईस्टर्न जोन में और ऑल ओवर द कंट्रीज़ को हम प्रमोट किया जाए। एंड इस टूर्नामेंट में लीड, बोल्डरिंग एंड स्पीड सभी कैटेगरीज में पार्टिसिपेंट्स थे, बोथ मैन एंड गर्ल्स, लाइक बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। एंड इसमें अंडर 11 लाइक 7-8 साल के बच्चों से लेकर 25-30 साल तक सभी एज ग्रुप के, सभी एज वर्ग के बच्चे थे यहाँ पर। उसके साथ में रफली 100 ऑफिशियल्स जो वॉलंटियर्स बोल सकते हैं, रूट सेटर, जजेस, कोचेस, बिलियर्स, वो सभी लोग थे जिन्होंने इस कॉम्पिटिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में सहयोग किया। प्रतिभागी सावित्री सामद ने लीड, स्पीड और बोल्डरिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए 4 गोल्ड मेडल जीते।
देश विदेश के विभिन्न प्रतियोगिताओं में अब तक वह कुल 48 मेडल जीत चुकी हैं। उनका कहना है कि उनका लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करना है। चाइना और इंडिया में भी हर जगह खेले हैं। उत्तराखंड हुआ, फिर दिल्ली हुआ, फिर मुंबई भी हुआ, फिर कोलकाता, हर जगह खेले हैं। वहीं पिछले 4 वर्षों से क्लाइंबिंग का अभ्यास कर रहे प्रतिभागी सुदर्शन मुर्मू का कहना है कि उन्होंने लीड, स्पीड और बोल्डरिंग प्रतियोगिताओं में पदक हासिल किए हैं। उन्होंने बेंगलुरु, दार्जिलिंग, कोलकाता और टाटानगर में आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अब तक 25 मेडल जीत चुके हैं। ये स्पीड का, ये स्पीड रिले का, ये बोल्डरिंग का। बेंगलोर, कोलकाता, दार्जिलिंग, टाटा, होगा 20-25। इस तरह के आयोजन से न केवल युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है, बल्कि ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार करने और देश के लिए मेडल जीतने की प्रेरणा भी मिलती है। डीडी न्यूज़ के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 27 जनवरी साल 1967 को अपोलो 1 दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस अभियान में 3 अंतरिक्ष यात्रियों गस ग्रिसम, एड वाइट और रोजर बी चैफी की मृत्यु हुई। यह सैटर्न 1B रॉकेट से प्रक्षेपित होने वाला अमेरिका का पहला अपोलो अभियान था, जो कि चंद्रमा पर मानव के पहले कदम के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला था। इस अभियान का लक्ष्य था प्रक्षेपण प्रक्रिया की जांच, भूमि केंद्र द्वारा यान नियंत्रण की जांच करना। 27 जनवरी साल 1880 को थॉमस एल्वा एडिसन को उनके गर्मागर्म प्रकाश के लिए पेटेंट दिया गया। साल 1878 में एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। बिजली के बल्ब से घरेलू उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध कराई गई। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी बनाई। इस कार्य में जेपी मॉर्गन और स्पेंसर ट्रास्क उनके फाइनेंसर थे। उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन और साउंड रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में कई आविष्कार किए। इनमें फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा जैसे आविष्कार भी शामिल हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां पूरा धनबाद देशभक्ति के रंगों में डूबा रहा, वहीं खेल के प्रति बढ़ते उत्साह की भी एक नई तस्वीर रणधीर वर्मा स्टेडियम में देखने को मिली। जिला स्तरीय मुख्य समारोह के दौरान धनबाद राइफल क्लब की ओर से लगाए गए एक विशेष स्टॉल ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह भव्य रहा। उपायुक्त आदित्य रंजन द्वारा ध्वजारोहण के बाद जहां परेड और झांकियों ने लोगों का मन मोहा, वहीं धनबाद राइफल क्लब का स्टॉल पहली बार चर्चा का केंद्र बना। .22 टिप साइड राइफल है। इसमें 50 मीटर में हम लोग इसमें निशाना लगाते हैं, जो कि परसेंटेज में अगर आते हैं तो हम लोग 93, 94, 95% मारते हैं। अभी तो पूरा 100% मारते हैं। शूटिंग न केवल एकाग्रता बढ़ाती है, बल्कि स्पोर्ट्स कोटे के तहत यह सरकारी नौकरियों के द्वार भी खोलती है। धनबाद के IIT ISM परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज उपलब्ध है। यहाँ 8 वर्ष के बच्चों से लेकर किसी भी आयु वर्ग के इच्छुक लोगों को राष्ट्रीय स्तर के कोचों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसी भी तरह के जॉब में, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सब में जा सकते हैं। तो मकसद हमारा यही है, इसको लगाने के पीछे टू एडवर्टाइज एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस स्पोर्ट्स। ये डेंजरस नहीं है बच्चों के लिए, आराम से इसको खेला जा सकता है, घर पे प्रैक्टिस की जा सकती है। 10 मीटर एयर रेंज हमारे यहाँ पर है। स्टॉल पर पुरानी और आधुनिक दोनों तरह की राइफलें प्रदर्शित की गई थी। राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने बताया कि प्रतियोगिता स्तर की राइफलें और उनके मानक क्या होते हैं। धनबाद से कई खिलाड़ी अब राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, जो नए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आगे लेवल पे खिलाया जाए। कुछ बच्चे मेरे नेशनल भी क्वालिफाई कर गए हैं, स्टेट बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्पोर्ट्स का जिस वेपन के साथ, उसके बाद फिर कौन सा आया, अब प्रिसीजन वेपन है। ये सारे जो भी वेपन्स और जो भी इक्विपमेंट्स यहाँ लगाए गए हैं, ये सब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। गणतंत्र दिवस पर इस तरह की खेल प्रदर्शनी ने युवाओं को एक नई राह दिखाई है।
उम्मीद है कि भविष्य में धनबाद की इस शूटिंग रेंज से निकले निशानेबाज देश के लिए ओलंपिक पदक जीत कर लाएंगे। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय की रिपोर्ट। मौसम। राज्य के कुछ हिस्सों में कल से मौसम का मिजाज बदल सकता है। पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जैसे जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद इसमें फिर गिरावट की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के नज़दीक कांके में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में निकाय चुनाव का बजा बिगुल। 23 फरवरी को बैलेट पेपर से मतदान, 27 को मतगणना, 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन। निर्वाचन आयुक्त का निष्पक्ष चुनाव पर जोर। लोक भवन में बीटिंग रिट्रीट और एट होम कार्यक्रम, सामूहिक बैंड डिस्प्ले ने बांधा समा। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य और विशिष्ट हस्तियां रही मौजूद। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और झामुमो पर फिर साधा निशाना। जामताड़ा में जी राम जी की बताई खूबियां। और रांची में राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता का आगाज। विभिन्न राज्यों और इकाइयों के प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। जमशेदपुर में क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का समापन।